नमस्कार। भारत का भूगोल इसकी वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई वीडियो से हम भारत के भौतिक स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किन भौगोलिक आधार पर या भौतिक कारणों के आधार पर भारत को विभिन्न भौतिक भागों में बांटा जाता है। उनके हम लक्षणों, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। प्रायद्वीपीय पठारी भाग अधिकांश दक्षिणी भारत भूमि जो कि प्रायद्वीपीय स्थिति में कहलाती है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आप सभी जानते हैं प्रायद्वीप से मूल आशय उस भूभाग से है जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। तो जो दक्षिणी भारत की भूमि है, विशेषकर प्रायद्वीप पठारी भूमि, वह मूलतः तीन तरफ घिरी है पानी से। पश्चिम में जहाँ अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं इसकी जो दक्षिणी भाग है, उसकी दक्षिणी दिशा है, वह हिंद महासागर द्वारा अनावृत है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। यह सुदूर दक्षिणी राजस्थान से तमिलनाडु के कुमारी अंतरीप तक 1700 किलोमीटर की लंबाई तथा पश्चिम और पूर्व की बात करें तो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक लगभग 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तारित है। अत्यंत विस्तार वाला क्षेत्र। यदि हम भारत की विभिन्न भौतिक इकाइयों की बात करें तो विस्तार के संदर्भ में, लंबाई और चौड़ाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा भूभाग है। इस संपूर्ण भूभाग का कुल क्षेत्रफल 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस भाग की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। यद्यपि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पूरा भाग असमानता लिए हुए है, असमान ढाल वाला है, लेकिन औसत रूप से इसकी ऊंचाई 700 मीटर है। इसका ढाल, मुख्य जो ढाल है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर इससे संबंधित एक सवाल आता है कि साहब, प्रायद्वीपीय पठार का ढाल मूलतः किस दिशा में है। हम कह देते हैं कि साहब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। फिर सवाल नंबर 2 आता है कि क्या कारण है नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जबकि इसका ढाल किधर देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दोनों भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। उनका ढाल मुख्य ढाल से विपरीत भूमि की तरफ है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। यदि राजनीतिक रूप से बात करूं तो यह भूभाग राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु राज्यों में विस्तारित है। इस मानचित्र की सहायता से मैंने न सिर्फ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग वरन संपूर्ण भौतिक विभागों को एक साथ समझाने का प्रयास किया है, जिससे हम आसानी से समझ सकें। देखिए, ये जो पेन इंडिकेट कर रहा है, ये भाग, ये पूरा हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, जिसे हम बोलते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि पामीर की गांठ से लेकर मिजो पहाड़ियों तक विस्तारित है। उसके पदतलीय भागों से लेकर आगे तक ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु का मैदानी भाग, ये जो बीच वाला भाग है, ये भाग मूलतः पठारी प्रदेश है। ये भाग तटीय मैदान है और ये थार का मरुस्थल। उन्हें दूसरे मानचित्र में ये और स्पष्ट हो रहा है। नीले रंग से ये भाग, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश को प्रदर्शित कर रहा है। हरे रंग में ये भाग
मुख्यतः मैदानी भाग को दिखा रहा है, जिसमें से जो ऊपरी भाग है ये भाग गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र वाला भाग है, जबकि ये जो हरे रंग के नीचे वाले भाग हैं इन्हें हम तटीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिन्हें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, जिनके बारे में हम आगामी वीडियोज़ में बात करेंगे। इस पीले कलर से जो सुनहरे रंग में है ये मूलतः थार का रेगिस्तान है, और ये जो भाग है ये मूलतः दक्षिणी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है। भूविज्ञानानुसार यह क्षेत्र लगभग 50 करोड़ वर्ष पुराना है। यह मूलतः प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है। कालांतर में हुई भूगर्भिक हलचलों के कारण इस भाग में दरारें आई, खंडित भाग एक दूसरे से पृथक हुए और इस प्रायद्वीपीय पठार का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। पिछली साइड में मैंने बात की थी ना कि जब भ्रंश घाटी बनी थी, बहुत बड़ी विवर्तनिक घटनाएं हुई थी जिससे नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी में बह रही हैं। ये पूरा का पूरा जो भाग है यह विवर्तनिक घटनाओं का परिणाम है। यदि संपूर्ण भाग की बात करें, समानांतर शैल की प्रधानता है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस, स्लेट, शिस्ट, चूना पत्थर और कोयला प्रमुख है। संपूर्ण क्षेत्र असमानता लिए हुए है। वस्तुतः विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ इस संपूर्ण भाग को लगभग 2 असमान भागों में बांटती हैं। इसको दर्शाने का प्रयास किया है। जब हम आगे के वीडियो में बात करेंगे कि साहब जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको मोटे मोटे 2 भागों में बांटते हैं। एक तो प्योरली दक्षिण का पठार, दूसरा मध्य भारत का पठार। फिर मध्य भारत के अलग अलग कई उपभाग हैं, मालवा का पठार, विंध्य का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ऐसे दक्षिण भारत की भी अलग अलग भाग हैं। इनके बारे में हम आगामी वीडियो में बात करेंगे। मैं जो आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, विंध्याचल और सतपुड़ा ये 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं जो इसको 2 उपभागों में या 2 लगभग असमान भागों में बांटती है। विंध्य और सतपुड़ा इस संपूर्ण भाग को 2 असमान भागों में बांटती है। नंबर 1 मध्य भारत का पठार और दूसरा दक्षिणी भारत का पठार। अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार मुख्यतया 5 उपभागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 मालवा का पठार, नंबर 2 बुंदेलखंड का पठार, नंबर 3 बघेलखंड का पठार, नंबर 4 छोटा नागपुर का पठार और 5वां शिलोंग का पठार। मैं पिछली साइड में आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि दक्षिणी प्रायद्वीप का विस्तार इन राज्यों के अलावा मेघालय राज्य तक भी विस्तारित है। इसी का अंश है जिसे शिलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है। पहले हम बात करेंगे मालवा का पठार। जैसा कि इन 2 मानचित्रों से स्पष्ट हो रहा है, ये है हमारा मालवा का पठार। शायद मैं आपको बताने में सक्षम हूँ, ये मालवा का पठार है। इसको और आसानी से इस मानचित्र की तरह समझिए और इससे समझिए ये मध्य पठारी भाग के अलग अलग उपभाग हैं। मालवा का पठार लगभग त्रिभुजाकार नदियों द्वारा तीव्र अपरदित इस भाग की औसत ऊंचाई 550 मीटर है। इस मालवा के पठार का ढाल गंगा घाटी अर्थात उत्तर पूर्व की तरफ है। इसके पश्चिम में अरावली तथा दक्षिण में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं। यह पठार राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में विस्तारित है। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार। यह उपभाग पश्चिम में मालवा का पठार
उत्तर पूर्व में कैमूर की पहाड़ी, दक्षिण में विंध्य पहाड़ी से आवृत यह भाग नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन से प्रभावित होने के कारण अधिकांश भाग बंजर है। मैं आपको दोबारा बता दूं, बुंदेलखंड में जो प्रमुख नदियां हैं, चंबल इत्यादि या चंबल या उसकी सहायक नदियां, इन नदियों ने क्या कर रखा है, संपूर्ण क्षेत्र को तीव्र तरीके से अपर्दित कर रखा है। इन अपर्दन के कारण पूरे क्षेत्र में अवनालिकाएं बन गई हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ के नाम से जाना जाता है। अक्सर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल सुना होगा कि बीहड़ क्या है, बीहड़ किसका परिणाम है। तो याद रखिएगा, नदियों द्वारा जो अवनालिका अपर्दन होता है उसका परिणाम बीहड़ है। इन्हें रिवाइंस या गलीज के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय भाषा में इन्हें बीहड़ कहा जाता है। इनका विस्तार मूलतः राजस्थान के करौली, धौलपुर, आंशिक सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में, विशेषकर यूपी के कई ज़िलों में ललितपुर, झांसी, औरैया अर्थात बुंदेलखंड रीजन में इसका विस्तार है। इस भाग की औसत ऊंचाई 425 मीटर है। तीसरा बघेलखंड, भौगोलिक लक्षणों में लगभग बुंदेलखंड जैसा ही है, वही अवनालिका अपर्दन वगैरह। यह मूलतः सोन नदी, दक्षिणी मेघाल पहाड़ी और छोटा नागपुर पठार द्वारा आबद्ध क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई 400 मीटर है। यहाँ भी सोन नदी द्वारा अवनालिका अपकर्षण बहुत ज़्यादा है। ये इस मानचित्र द्वारा मैंने बताने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार, भारत का सबसे खनिज संपन्न पठार। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम भारत नहीं, इसे विश्व का यह सबसे प्रमुख भाग है, जो विश्व के कुछ चुनिंदा सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र हैं, उसमें छोटा नागपुर पठार का विशेष महत्व है। सबसे खनिज संपन्न भाग जो दक्षिण बिहार के रांची, हजारीबाग और गया जिलों में विस्तारित है। इस भाग की औसत ऊंचाई 750 मीटर। यह भाग अत्यधिक ढलान युक्त पहाड़ियों से युक्त है। इस मानचित्र द्वारा मैंने बताना चाहा है कि किस भाग में किस प्रकार की ढलान और किस प्रकार के खनिज उपलब्धता है। नेक्स्ट है शिलोंग का पठार। मेघालय राज्य में स्थित यह पठारी भाग यद्यपि आकार में छोटा है, लेकिन अत्यंत उपजाऊ मृदा युक्त है। यदि हम समग्र रूप से देखें, संपूर्ण मध्य भारत के पठार में कई पर्वत और पहाड़ियाँ जैसे अरावली पर्वतमाला, कैमूर की पहाड़ी, पार्श्वनाथ पहाड़ी, राजमहल और महादेव की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। धन्यवाद।